इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। किशन भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बन भाइयों ने अपनी दोनों की राम राम। किशन भाई जी अनिल भाई, इनू पूछोगे कि भाई हंसे क्यों? हाँ पूछना तो पड़ेगा। देखो किशन भाई आज है ना, हाँ खेत करने गया था। अच्छा या दस के जाई तो हाँ पूरी बात सुनो पहले। अच्छा खेत में गया, जब गन्ने के खेत में हो रही थी कुछ बंदाड़ी। हाँ। अब बस न गया, मुंह पर कपड़ा था नहीं, गड़ में अपना दशक सी बैठ गए। अच्छा। और वही बैठने भी जरूरी है क्योंकि इसके बिना काम भी नहीं चलता। बिल्कुल है। हाँ। तो आप भी कुछ गन्ने के बारे में कुछ जिक्र सा कर रहे थे। अनिल भाई देखिए, मैं गन्ने के जिक्र तो जरूर कर रहा था, लेकिन मैं भी एक डॉक्टर साहब से मिला। अच्छा मैंने भी दो बात उससे बतला ली, वो जो भाइयों को सुनवा देंगे। सुनो फिर। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. पांडे, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि गन्ना फसल की सामान्य देखभाल कैसे करनी है। तो डॉक्टर साहब आज हमें बताएं कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो जिन्होंने गन्ने की उपज पैदा की हुई है या जिन्होंने खेत में अपने गन्ना लगाया हुआ है, वो आजकल के दिनों में अपने गन्ने की देखभाल किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में जानकारी आप किसान भाइयों को दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ने की फसल अपने प्रौढ़ावस्था में, जवानी की अवस्था में चल रही है और यही समय है इस गन्ने की फसल के विशेष देखभाल की, जिसमें पहला है कि जैसे किसान भाई हमारे अभी भी खाद उर्वरक जो भी है, नाइट्रोजन, पोटास, डीएपी का भी छिड़काव करते हुए पाए जा रहे हैं। यह उचित समय नहीं है, न उचित कार्यक्रम है। गन्ने की खेती में इस समय किसी भी उर्वरक का प्रयोग करना ठीक नहीं है। दूसरा, गन्ने की बधाई का सीजन चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि गन्ने की एक बधाई आप कर चुके होंगे, दूसरी बधाई की आवश्यकता है। अगर गन्ने की बधाई न की जाए तो गन्ने गिर जाते हैं और गन्ना गिरने के बाद उसका वजन कम हो जाता है। गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा या चीनी की प्रतिशत मात्रा घट जाती है। इसके बाद चूहों के द्वारा काफ़ी क्षति की संभावना रहती है। इसलिए गन्ने के पौधों को आपस में बांधने की जो प्रक्रिया है आप सभी जानते हैं और उसको करने का अभी उचित समय है। इसके अलावा कहीं कहीं गन्ने में पोक्का बोइंग नामक बीमारी का लक्षण दिखाई दे रहा है, जो शुरू की मेढ़ की ओर से गन्ने की खेत में धीरे धीरे प्रवेश करता है। तो अगर किसान भाइयों को पोक्का बोइंग, जिसमें पत्तियां आपस में उलझी हुई होती हैं और पत्तियां गन्ने के ऊपर से नीचे की ओर छोटी होती जाती हैं, अगर ऐसा लक्षण जैसे भाला होता है, जेवलिन की तरह गन्ने की पौध हो गई हो, तो उसमें आपको कार्बेंडाजिम 50 WP घुलनशील पाउडर की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के ऊपर छिड़काव करने की आवश्यकता है। जिस खेतों में अगोला सड़ता हुआ नजर आए, कार्बेंडाजिम के घोल के साथ साथ स्टेप्टोसाइक्लिन
6 ग्राम का एक पाउच पूरे 300 लीटर पानी में कार्बेंडाजिम के साथ मिलाकर छिड़काव करें। अभी देखने को आ रहा है कि खेत में टॉप बोरर या चोटी बेधक कीट का काफ़ी प्रभाव है। जो 5वीं पीढ़ी की टॉप बोरर की मादा 6वीं पीढ़ी की अंड देने की तैयारी में है, तो अब 5वीं पीढ़ी के द्वारा भी काफ़ी नुकसान देखा गया है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अब सारा समय निकल चुका है, अब कोई भी और कंट्रोल करने की जो विधियां हैं, किसी भी केमिकल का अब प्रयोग करने का समय निकल चुका है, उसका प्रयोग न करें। अगर आपको ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम ट्राइकोकार्ड उपलब्ध होता है तो खेत छोड़ दें। और इस तरह से टॉप बोरर के द्वारा जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आगे की पीढ़ियों को ये रोकने में सक्षम होगा। इसके अलावा CO0238 किस्म, जिसमें कहीं कहीं लाल सड़न रोग देखने को मिल रहा है, ऐसे खेतों में किसान भाइयों को सलाह है कि उस खेत से गन्ने को ख़त्म करें, या मिल की जब पेराई शुरू हो तो शुरू की ही अवस्था में उस गन्ने की पेराई करा दें, और खाली खेत में कभी भी गन्ना न लगाएं। एक बार धान लगाने के बाद फिर पुनः उसमें गन्ने की खेती की जा सकती है। तो ये मुख्य सामयिक बातें हैं। 15023 CO15023 जो गन्ने की नई किस्म है, जो हमारे ही संस्थान करनाल द्वारा निकाली गई है, इसमें देखा जा रहा है कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो जो किसान भाई अपने खेत में, गन्ने की खेत में पोटास का प्रयोग नहीं किए हैं, उसमें पत्तियों के पीलापड़ का लक्षण दिखाई दे रहा है। मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि आप म्यूरेट ऑफ पोटास या NPK का जो घोल है उसका छिड़काव कर दें। पत्तियां जो पीली पड़ी हैं निश्चित रूप से सुधर जाएंगी। अब कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, वह समय निकल गया है। अब आप अपने गन्ने की खेत की बधाई करें। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको प्रदान करी, और इस जानकारी से अधिक जो है ना हमारे किसान भाई फायदा उठाएंगे। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण भाई जी अनिल भाई, डॉक्टर साहब से बात भी तो कृष्ण भाई कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो तो जिक्र करे था मना अनिल भाई आप तो। हाँ, तो बहुत बढ़िया बातचीत जो है आपने डॉक्टर जी के साथ बात करी, और डॉक्टर साहब थे हमारे डॉक्टर SK पांडे। हाँ, और जो कि गन्ना विशेषज्ञ बिल्कुल, थे, और करनाल से। और अनिल भाई देखो, आप जो है ना खेत में तो जा रहे थे, पर मना जो है ना वो देखे एक टिफिन भरा पड़ा था खाने का, उसमें के ले रहे थे। बात सुनो। हाँ कृष्ण भाई, हाँ राज्य की बात है, बताऊं? हाँ हाँ बताओ भाई। उसमें राजमा चावल थे। अच्छा। और तले थे 2 घंटे। ओहो। और भाई मरा गुस्सा घंटे में, भाई घंटे कचर दे ही दो टुकड़े। और भाई मटर बैठ कर भाई राजमा चावल के लिए मेरे ख्याल मुंह में पानी आ गया होगा। देखिए अनिल भाई, खाना जब बढ़िया ले रहे थे ना, आए जावा। तो फिर राजमा के बारे में आपने जिक्र करा, तो फिर आज राजमा के ही बारे में कि कैसे उगती है और कैसे इसमें जो है काम करना है। अनिल भाई, बात तो आपने भी खरी छेड़ दी लगे हाथ। हाँ, फिर क्यों ना भाई यहाँ से भी आप यह बात साझा कर ले। बिल्कुल। तो राजमा जो है ना, एक तो भाई देखो जो ये खेती है ना इसकी बड़ी आसानी से कर सका भाई इसने, यानी कि अपना जो क्षेत्र है, अपने जो खेत है उनमें भी हो सका, क्योंकि अपने एरिया में जो है ना ज़्यादातर देखा है कि पानी की तो पूरी सरवाई है। हाँ, पानी के अच्छे साधन हैं, और बहुत बढ़िया जो है अपने इधर अपना जो इधर का है कुरुक्षेत्र है, जो ये बेल्ट है आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र है, करनाल है, अम्बाड़ा है जी। तो पानी के जिन भाइयों द्वारा अच्छे साधन हैं वो भाई जो है अच्छी फसल जो है वो ले भी रहे हैं और ले भी सके। हाँ, यानी कि जो राजमा की जो काश्त है दलहनी फसल की, इसकी ये जो है ना जहाँ पानी की ज़्यादा सुविधा है उस जो क्षेत्र में इसको ज़्यादा ले सका है जी। और इसकी जो है ना इसके साथ साथ जो है मिट्टी भी बड़ी होनी चाहिए इसके खातर, क्योंकि अगर मान लीजिए आप दूसरी तरह की मिट्टी में बोएंगे जड़ा पैदा ही नहीं हो सका, रेतली मिट्टी में बो देंगे कड़ा पैदा होगा यू। कृष्ण भाई, अगर कलर की अगर बात करें जिसमें मड़ी नून की चास हो, बिल्कुल, तो उसमें तो राजमा नहीं होगा। तो फिर खाली राजमा चावल। हाँ, तो राजमा खातर भाई अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो है ना बढ़िया रहा है।
और अनिल भाई आप कह रहे थे कि खारी और जो कलर वाली मिट्टी है इसके लिए इतनी बढ़िया नहीं होती और इसकी खेती जो है ना अच्छी मिट्टी में ही करनी चाहिए। कृष्ण भाई, किस्मों की अगर आप बात करें तो किस्म जो है वो हम जहाँ से भी ले रहे हैं, हाँ, बढ़िया किस्म लें और अच्छी किस्म जो है आप हरियाणा बीज निगम है वहाँ से भी आप ले सके। इसकी एक तो बढ़िया किस्म है हिम 1। अच्छा। और ये इसकी सिफारिश करेगी या भाई जड़ा पाने की सुविधा उसमें ये बढ़िया रहेगी। और बोनी और सीधी किस्म है, 80 से 85 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी जी। और दाने भी सामान्य है इसके। औसत पैदावार यानी कि 4-5 क्विंटल एक एकड़ में से निकल जाएगी। और भाई अधिक पैदावार जो है ना देखें है कि भाई अक्षमता खार पानी बढ़िया रखेंगे तो ये 8 से 10 क्विंटल भी एक किले में तो निकल जाएगी। हाँ। और इसी तरह ज्वाला VL 63 है, इसमें भाई पानी वाली जगह पर अच्छी पैदा होगी। बोनी और सिद्धि है यह भी, और वो दोनों किस्में। हाँ दोनों किस्में 85 से 90 दिन में यह भी तैयार होगी। इसका दाना जो है ना मोटा होगा सामान्य से, और भाई 3 से 4 क्विंटल भी निकल सका है। और भाई अच्छी बढ़िया जो है ना अक्षमता जो है ना 1 एकड़ में तो निकलने की, बढ़िया खेत में तो जो है ना 10-12 क्विंटल भी हो सका है। किशन भाई, बात यह है कि भाई जैसा बीज हम डाल लेंगे वैसे ही फसल हम ले लेंगे। बिल्कुल। और खेत की तैयारी का अगर जिक्र करें तो राजमा खातर भाई खेत अच्छी तरह आपने तैयार करना है। खेत की तैयारी खातर आपने लगभग जो है ना 2 जुताइयां हैरो का गिल्ला करनी है। और हर एक हैरो के बाद भाई आपने सुहागा जरूर लगाना है जी। और इसी के साथ जो है ना बीज की मात्रा का भी ध्यान रखना है कि बीज की मात्रा उसके आकार के अनुसार ही रखा है। मध्यम आकार वाली किस्म के लिए भाई बीज की मात्रा 40 किलोग्राम और मोटे आकार वाली किस्म के लिए भाई 48 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से। और भाई जो समय है, हाँ, बिजाई का जो समय है वो इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है राजमा के लिए। और जो भाई इसमें राजमा की खेती लेना चाहें तो भाई वो अपने इस महीने में हाँ, यानी कि 20 तारीख तक हाँ बुआई जो है वो कर लें तो अच्छी फसल जो है वो आप ले सकें। और कृष्ण भाई जी एक संदेश सुन लिया। हाँ जी। भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है।
देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे, जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। अनिल भाई देखिए, जो मौसम आज देखने में रहा कि राम भी जो है थोड़ा गड़फड़ कर रहा है, लेकिन थोड़े पूर्वानुमान की जानकारी भी दो। हाँ, तो सुनते हैं ये मौसम की जानकारी। कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 87 और 58% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। और बारिश की बात करें तो बारिश की मात्रा 0.5 mm रही। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो आने वाले दिनों में 16 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। इस दौरान बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई छाए रहने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने, हवा की गति सामान्य बने रहने के साथ साथ अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 15 से 16 सितंबर परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। इस दौरान बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई छाए रहने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने, हवा की गति सामान्य बने रहने के साथ साथ अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाई 15 से 16 सितंबर को गरज चमक के साथ कुरुक्षेत्र जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, जैसे कि अनुमान है कि हल्की बारिश हो सकती है, तो आप अपनी फसलों में सिंचाई व छिड़काव रोक ले। धन्यवाद। तो अनिल भाई, ये तो जानकारी दी आपने मौसम की, बहुत अच्छी। और अब जो है ना, थोड़ा सा कल के कार्यक्रम का जिक्र कर लें जी। कल जो है ना, हम चर्चा करेंगे सदाबहार फलदार पौधों के बाग लगाने के बारे में, और इसके साथ साथ भाई मोटा अनाज यानी कि बाजरे की फसल के उत्पादन में वृद्धि के जो 7 सूत्र हैं अनिल भाई, उस पर भी आप थोड़ी ही चर्चा करेंगे। कृष्ण भाई, हाँ देखो, आपने संदेश भी सुनवा दिया, मौसम भी सुनवा दिया, कल का कार्यक्रम भी बता दिया। एक मेरा इशारा समझ गया? हाँ, तो लोकगीत सुन लिया। बिल्कुल, सुनो। मेरे सत्यवान कुछ आत्मा का ज्ञान करिए, मेरे सत्यवान कुछ आत्मा का ज्ञान करिए। तेरे जैसे गुजर चाल जाई सा काम करिए हो, सत्यवान कुछ आत्मा का ज्ञान करिए।
काशी भिखारी बने राजपाट छोड़ दिया भूख लगे तो भूख मांग गुजरान करिए रे 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 भूख लगे भूख मांग गुजरान करिए जैसे गुजर तेरे चाल जाए सा काम करिए हो सत्यवान कुछ आत्मा का ज्ञान करिए आदम देने रे आदम देने जलना पड़े मोहमाया की आग में मुक्ति का मिले से मार्ग कृष्णा के त्याग में भोगना पड़े से दुख सुख जितना लिखा भाग में भोगना पड़े से दुख सुख जितना लिखा भाग में कर संतोष आत्मा का कल्याण करिए हे रे 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 कर संतोष आत्मा का कल्याण करिए जैसे गुजरे तेरे चाल जाए सा काम करिए हो सत्यवान कुछ आत्मा का ज्ञान करिए तो कृष्ण भाई जी अनिल भाई ये तो सुनी हमने रागनी सत्यवान कुछ आत्मा ज्ञान ज्ञान होना चाहिए और गायक कलाकार थे सूरजवान और साथी बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती के बारे में आप कुछ बता रहे थे अनिल भाई देखिए प्रकृति का मतलब क्या है कि अपने आप पैदा हो जाए ना उसमें कोई खाद गिरना ना बीज गिरना बीज तो गिर डालना ही पड़ेगा खैर लेकिन उसमें क्या करें भाई खरपतवार भी नहीं पाड़ने गए हैं अच्छा। अपने आप ही पैदा हो जाए तो भाई इस तरह की जो खेती है उसके 4 सिद्धांत बताए गए हैं। जो पहला सिद्धांत है अनिल भाई वो है खेत में कोई जुताई नहीं करना जी यानी कि उसमें जुताई बिल्कुल नहीं करना ना ही भाई उसकी मिट्टी पलटना है धरती अपनी जुताई स्वयं और स्वाभाविक रूप से पौधे की जड़ों के प्रवेश और केंचुए व छोटे जो प्राणियां हैं ना जी जो और सूक्ष्म जीव हैं उनके जरिए अपने आप कर ले है। और दूसरा सिद्धांत है कि किसी भी तरह की जो तैयार खाद है या भाई रासायनिक उर्वरक हैं इनका उपयोग बिल्कुल न करा जावा। इस पद्धति में भाई हरी खाद और गोबर की जो खाद है उसको ही आपने प्रयोग में लेना है। और तीसरा सिद्धांत बताया गया भाई निदाई गुड़ाई न करें यानी कि भाई उसमें कोई खरपतवार भी ना पड़ा है अपने यानी कि ना तो उसमें हल चलाना ना उसमें ट्रैक्टर चलाना ना उसमें हैरो चलानी बिल्कुल ना उसमें तो कुछ पाड़ना तो खरपतवार मिट्टी को भाई उर्वरक बनाने खातर जिस तरह की जो जैव बिरादरी है उसमें संतुलन स्थापित करने खातर भाई जो प्रमुख भूमिका अपनी वो निभाते रहे हैं। और बुनियादी सिद्धांत यही है कि भाई खरपतवार को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय भाई इसको नियंत्रित कर ले। हाँ और भाई नियंत्रण भी उस तरह करे कि भाई प्राकृतिक तरीके से ये ना हो कि उसमें कोई हम जो दवाइयाँ हैं वो डाल दें क्योंकि कई बार दवाइयों से भी ये खराब हो जाए। तो यही एक सिद्धांत और बता रहे मैं आपको आखिरी सिद्धांत जी वो है कि भाई रसायन जो अपने रसायन है ना जिस तरह रासायनिक खाद के जिक्र है इसमें भाई बिल्कुल उनके ऊपर अपना निर्भर नहीं रहना। अच्छा यानी कि जोतना या उर्वरक का जो उपयोग है भाई जिस तरह की जो गलत प्रथाएं चल रही है ना जब इससे भाई एक तो पौधे कमजोर हो जाए जो कमजोर होंगे तो उगेंगे जी पौधे उगने शुरू हुए तो भाई तब तक खेतों में बीमारियां लगनी शुरू होगी कीट जो है ना असंतुलन की समस्या खड़ी होनी शुरू होगी और भाई छेड़छाड़ न करने से जो प्राकृतिक संतुलन है ना बिल्कुल सही रहता है। तो आपने 4 सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक खेती के बताए। एक बात हो रहा है इसमें विनोद अनिल भाई
जिस तरह के प्राकृतिक मतलब अपने आप होएगी। आप कई बार देखा है कि भाई खेत के में दे खाद जोर लगा रखा है, अब मेरी फसल बड़ी हो जाएगी, यूरिया दवाई इस तरह जो है ना भाई, इन तरह की जो खाद है उसका उपयोग बिल्कुल ना करें। और किशन भाई जी, घड़ी इशारा भी कर रही है। हाँ, ये तो ध्यान नहीं करे अनिल भाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो किशन भाई जी, भाइयों से ले अनुमति। तो अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।